हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बराह रास्त कराची ले जाएंगे, जहां पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। आप है तो अब शुक्र अल्लाह का कि जी उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। मेरी आमिर से जो बात हुई है तो इंशाल्लाह जिस तरह ही उसकी वालदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी तो वो भी टीम को ज्वाइन कर लेगा। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह मंडे को वो भी टीम को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अभी उसकी वालदा हॉस्पिटल में ही है। वनडे T20 में तो रिजवान साथ रहे सरफराज के, 5 रोजा मैच है तो रिजवान नहीं है। देखिए असल में अब 5 दिन है कि जी चेंजिंग नहीं हो सकती जल्दी जल्दी, ठीक है ना, कि जिस तरह वनडे हो रहे हैं जल्दी जल्दी वनडे हो रहे थे, T20 हो रहे थे। अगर अल्लाह ना करे कि जी कोई इस तरह की पोजीशन बने कि जी सरफराज को कुछ हो, अगर कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत हुई तो मेरे ख्याल में हम ज्यादा दूर नहीं है कि जी रिप्लेसमेंट भेज सकते हैं, बशर्ते कि लड़कों को बेंच पे बिठाने की निस्बत ये ज्यादा बेहतर है कि वो फर्स्ट क्लास में खेलें। बाबर आजम ने मुझसे 3 सेंचुरी मारी, नंबर बहुत अच्छे बैट्समैन है और झाड़े अंदाज करते हैं। क्या समझते हैं वनडे से उसके टेस्ट टीम में आना तो उस अंदाज से परफॉर्म कर पाएंगे? इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और एक ये कि जी आप 3 मैचों में 3 सेंचुरियां करते हैं, एक खेलने का स्टाइल भी देखते हैं आप, क्योंकि जी उसका टेम्परामेंट भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। अगर कोई और फर्स्ट क्लास में भी उसकी जो सी उसने पाकिस्तान ए में भी जिस टाइम गया था तो उसकी परफॉर्मेंस थी, तो सारी चीजें देखने के बाद। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको ये बिल्कुल एक वाज़ेह सी चीज बताऊं कि जैसे मैं कप्तान था ना तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि सिलेक्टर्स मुझे मेरी मर्जी की टीम दे, कि अंदर मैंने जाके लड़ना होता है। तो अब मैं चीफ सिलेक्टर हूं या हमारा पूरा सिलेक्शन पैनल है, हम अब भी यही सोचते हैं कि कोच और कप्तान की राय को बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और हम लोग उनको देते हैं। ये जो सी हम टीम आपको बताते हैं इसमें कप्तान की और चीफ कोच की बहुत बड़ी ज्यादा इनपुट होती है, क्योंकि जी उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया होता है हमारे साथ, तो उनकी भी राय है, सारों की कि जी हमारी मुश्तरका राय है कि जी बाबर आजम को या दूसरे लड़कों को जिनको है, कि जिस तरह हमने नवाज को चांस दिया उसको भी हम वनडे से टेस्ट मैचेस के अंदर लेके आए हैं, तो ये सारों की इनपुट है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे। इफ्तिखार अहमद का कुछ बताएं, ओवर टेस्ट मिला, सिर्फ एक टेस्ट उसको खिलाया, एज एन ऑलराउंडर लेके गए, फिर अगर सुना स्पॉट में नहीं है। साथ ही ऑलराउंडर की बात होती है कि एक स्पॉट खाली है हमारे पास, तो इमाद वसीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ही कंसिस्टेंट रही, काफी लोगों का ख्याल था वो ऑलराउंडर आते थे। इफ्तिखार और इमाद दोनों का ना होना क्या रिपोर्ट है? देखिए इफ्तिखार का ये है कि जी डिस्कार्ड नहीं किया, वो आज भी 3 डे खेल रहा है और उसने परफॉर्मेंस दी है, तो डिस्कार्ड किसी भी लड़के को नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी ज़रूरत को भी देख रहे हैं कि जी हमें टीम में किसको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अमाद वसीम को भी नहीं डिस्कार्ड किया, पहले वो T20 खेल रहा था, उसको लेके वनडे में आए हैं, परफॉर्मेंस दी है उसने, अच्छी की है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह परफॉर्मेंस देगा तो आगे भी उनके लिए जगह खुलेंगी। सारे प्लेयर्स को एक साथ भी चांस दिया जा सकता। तो हम ये समझ रहे हैं कि नवाज का अगर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसका एज ए बैट्समैन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमें जो प्रॉब्लम हो रही थी सिलेक्शन कमेटी को, जो कप्तान भी बात कर रहा था, कोच भी बात कर रहा था, कि पहले 6 नंबर्स में हमारे पास हफीज के बाद कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो बॉलिंग कर सके। कि जिस तरह हम इंग्लैंड में हमें बड़ी मुश्किल हुई कि जी हमारे पास सिर्फ 4 बॉलर्स थे, 4 बॉलर्स के साथ बॉलिंग कर रहे, हम कोई बैटिंग ऑलराउंडर्स ढूंढ रहे हैं कि जी जिससे थोड़ी सी हमारी टीम को, हमारे बॉलर्स को हेल्प मिले। तो नवाज का जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है वो ये शो कर रहा है कि जी वो कंप्लीट बैट्समैन है, और उसके बाद हमने ना उसको बॉलिंग भी करता है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी एडवांटेज दी है। एक सवाल भी है और एक गिला भी है, पहले शिकवा कर लेता हूँ कि शुक्रिया आपका कि आपने आज यहाँ इंस्पेक्शन रखा हो तो सीधे जाके। गिला ये है कि हमारा शायद कसूर है कि जब आप खेलते थे हम कवर नहीं करते थे, इसलिए आप हमारे फोन नहीं उठाते, फिर उस एरा के रिपोर्टर्स के फोन उठाते हैं तो हमारे भी उठा लिया करें। सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी के बारे में आपके हवाले से बयान आए, शायद आफरीदी भी कह रहे हैं कि आपने उनको मशवरा दिया था कि उनको एक फेयरवेल मैच देना चाहिए, तो जो खिलाड़ी टीम से बाहर हो गया हो ये पहली एग्जाम्पल सेट होगी कि उसको बुलाएंगे, उसको फेयरवेल देंगे, और खुदा ना खास्ता वो मैच हार गए तो तारीख में तो लिखा जाएगा कि हम वो मैच हार गए। तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि ऐसा खिलाड़ी जिसकी जगह ही नहीं बनती उसको बुला के किसी डिजर्विंग खिलाड़ी को किक आउट किया जाए?
سب سے پہلے تو میں آپ کا نمبر لے لوں گا تو ٹھیک ہے نا. تو نہیں ایسی کوئی چیز بھی میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ جی اب ساروں کے فون اٹھانا میرے لیے بھی مشکل ہے کسی کا. تو چلے خیر یہ چیز نہیں. شاہد آفریدی کا یہ ہے کہ دیکھیے ہر ایک آدمی جو 18 سے 20 سال پاکستان کے لیے کھیلا ہو اس کو میں مشورہ دوں یا کوئی اور مشورہ دے، میرے خیال میں وہ خود اتنا سمجھدار ہوتا ہے 18-20 سال کرکٹ کھیلنے کے بعد کہ اس کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کو کب جانا چاہیے کب کھیلنا چاہیے. اور جہاں تک فیئر ویل کی بات ہے کہ جی فیئر ویل دیکھیں میں سلیکٹ کر سکتا ہوں کسی لڑکے کو، فیئر ویل نہیں دے سکتا، یہ میرے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بورڈ کا ہے اور آفریدی کی بھی بات بورڈ سے ہو رہی تھی اور ہے اور میں لیکن میری یہ ضرور ہے اور بورڈ کی بھی ہے یہ کہ جس نے بھی 18 سے 20 سال پاکستان کے لیے سرو کیا ہو اس کا جانے کا کوئی بہتر راستہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ کپتان اور کچھ پرابلم تھی ٹیم ایڈجسٹمنٹ میں آل راؤنڈر پڑھنے کے لیے آپ نے کیا ایک ریگولر اوپنر کی آپ قربانی نہیں دے رہے، ایک اہم ایک پوسٹ ہوتی ہے پوزیشن ہوتی ہے. تو پہلے شان مسعود، حفیظ، احمد شہزاد یہ وہ ریگولر اوپنر ہیں. اب اظہر علی جو ایک تھرڈ بیٹسمین ہے 1 ڈاؤن پہ، اب ان کو انگلینڈ میں کس طرح ایڈجسٹ کیا گیا، اب دوبارہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ نہیں اصل میں ٹیسٹ میچز میں انگلینڈ میں بھی جو ہم ٹیسٹ میچ چوتھا ٹیسٹ میچ جیتے ہیں تیسرا ٹیسٹ تو اس میں اظہر علی نہیں اوپن کی تھی. ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نہیں تھا. کپتان اسی کمبینیشن کے ساتھ جا رہا ہے بشرطے کہ جی میں ضرور بالکل آپ کا سوال بالکل صحیح ہے ٹیم میں اور اوپنر ہونا چاہیے لیکن اس ٹائم اس کی جگہ نہیں بن رہی. ہماری ہوم سیریز ہے یہ. میں ہوم سیریز میں اپنے کسی بھی پلیئر کو کہ اگر آپ جس طرح انگلینڈ میں ہمارے پاس شان مسعود تھا اچھا پلیئر ہے، حفیظ بڑا زبردست پلیئر ہے، میں ان کو بینچ پہ بٹھانے کی نسبت میں ان کو کرکٹ میں گراؤنڈ میں کرکٹ نہ کھلاؤں تاکہ جس ٹائم بھی ہمیں ضرورت پڑے اس کی ہم اس کو واپسی بلا سکیں کیونکہ یہ ہماری ہوم سیریز ہے. اس چیز پہ ذرا وہ رکھے کہ بشرطے کہ جی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جائیں گے ڈیفینیٹلی ٹیم میں سے زیادہ اوپنرز ہوں گے کہ اس کمبینیشن اس سے زیادہ اوپنر رکھیں گے لیکن یہ ہماری ہوم سیریز ہے. جو لڑکے ہمارے انگلینڈ میں پرفارمنس نہیں دے سکے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھے ہیں تو ان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ جا کے وہ فرسٹ کلاس کھیلے اور فرسٹ کلاس میں رنز کر سکے. سوال یہ آپ نے کہا کہ ہمیں ٹاپ 6 میں ایک ایسا تلاش کی جو بالنگ کر سکے. ایک نام ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے پھر وہ کافی عرصے سے آؤٹ ہے فواد عالم. وہ 2 فارمیٹ میں ODI میں اور ٹیسٹ میں 40 کے اوپر ایوریج بھی ہے. وہ بالنگ بھی کرتے ہیں 9000 سے زیادہ وہ رن بنا چکے ہیں. اوے کنٹریز میں جا کر بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کیونکہ پچھلے سلیکٹر کہتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ نہیں ہے. یونس خان وہاں پر ہے، مصباح ہیں اس جگہ پہ، اب یونس خان بھی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ فٹ بھی ہیں، بالنگ بھی کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی اچھا ہے مگر ٹیم میں نہیں ہے. یہ ایک تو پہلی چیز کہ جی کھیل رہا یا نہیں کھیل رہا بڑی اچھی چیز ہے کہ جی ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ فرسٹ کلاس میں اس طرح کے پلیئرز ہیں جو سکور کرتے ہیں جس سے پاکستان ٹیم کے پلیئرز پہ بھی پریشر پڑتا ہے. دوسری چیز بالکل ڈسکارڈ نہیں ہے اگر ابھی 3 ڈے کی ٹیم بھی ہم نے اناؤنس کی ہے اسے کپتان بنا کے بھیجا ہے کہ اگر وہ ہماری پائپ لائن میں ہے تو ہم نے اس کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی کیا ہے. کوئی بھی لڑکا پرفارمنس دیکھیں بعض ٹائم آپ بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں جس طرح راشد اور معین کی میں مثال دوں کہ دونوں بڑے زبردست پلیئر تھے. ٹھیک ہے لیکن کھیلنا ایک نے تھا، ٹیم میں جگہ ایک کی بن رہی تھی. تو جس ٹائم ٹیم کی بھی تھوڑی سی آپ کی پرفارمنس بھی ہے ٹیم میں ریکوائرمنٹ بھی ہے تو ضرور موقع ملے گا. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جس طرح میں بالکل کہ جی جس طرح ون ڈے سیریز تھی کہ بینچ پہ 2 بڑے زبردست پلیئر بیٹھے تھے اس دفعہ ون ڈے میں کیونکہ جتنا ہمارا بینچ مضبوط ہوگا جتنی ہماری فرسٹ کلاس میں لڑکے پرفارمنس کریں گے اتنی ہماری پاکستان کی ٹیم بہتر ہوگی. تو یہ اچھی چیز ہے کہ جی اس طرح کے لڑکے کھیل رہے ہیں اس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں اس طرح کا پریشر آ رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بتائیے یہ ہے کہ احمد شہزاد کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ سزا اس ٹائم ختم ہوگی کہ وہ 3 ڈے میچ کھیل رہا ہے تو اس کو موقع دیا ہے وہ اپنا میچ کھیل رہا ہے تو پرفارمنس دے رہا ہے تو جس ٹائم دی تھی اس ٹائم بھی بتا دیا تھا جس ٹائم ختم کیا اس ٹائم بھی پتہ ہے کلیئر ہے. تو دوسری چیز یہ کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل نہیں ہے
सारे मेरे छोटों की तरह हैं, भाइयों की तरह हैं। अगर किसी पे कोई इस तरह की चीज़ की भी सही तो ये बिल्कुल सीरियस कि उनकी बेहतरी के लिए की है और बाकी कोई सज़ा नहीं है, उसको बिल्कुल हमने चांस दिया है। जी देखिए कि आपने एक पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान ए टीम के 30+ प्लेयर आप ले रहे हैं, उससे एक ये चीज़ आ रही है सामने कि बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक में जो लीडिंग स्कोरर हैं या परफॉर्मर्स हैं वो 30+ के ये फीलिंग आ जाएगी शायद उधर ज्यादा होती है। तो क्या इसका रीज़न क्या है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने का? और दूसरा सलमान बट की क्या पोजिशन, मतलब आप लोग प्लेयर्स दलील नहीं है आप कंसिडर कर सकते हैं सलमान? ये वहीद भाई के सवाल में लीड कर लिएगा कि हॉकी में जब ये फार्मूला आया तो डिपार्टमेंट ने हॉकी बंद कर दिया और प्लेयर बेरोजगार हो गए। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि ये सिर्फ इस चीज़ के लिए किया है कि जो हमारे अंडर 19 के लड़के हैं, जो अंडर 23 के लड़के हैं, उनको ए में मौका मिले। अब बहुत सारे लड़के हमारे ऐसे हैं, अगर मैं ये कहूँगा कि जी मैं पाकिस्तान ए में फवाद आलम को भेज के चेक कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। एक आदमी पिछले 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, मैं कहूँ कि जी मैं खुर्रम मंजूर को पाकिस्तान ए में भेज के चेक कर रहा हूँ तो ये वाली चीज़ मुनासिब नहीं होगी। एक आदमी पिछले 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, अब उसके पास जो टाइम है ना वो टीम में आने का है कि जी अगर टीम में जगह बनती है तो उसको टीम में खिलाएं। हमारे पास ये जो अब मैंने कई लड़के ऐसे थे कि जिसको मैं जिम्बाब्वे भी भेज सकते थी हमारी सिलेक्शन कमेटी, लेकिन हमने कहा कि नहीं इनको 3 डे मैच देंगे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो उनसे मैचेज है ना वो कम है, लेकिन जो लड़का भी फर्स्ट क्लास में जो उनसे परफॉर्मेंस देगा, अकबर आलम था, आसिफ जाकिर था, इनको इससे पहले मौका नहीं मिला था। लेकिन मैंने इनको कैंप में, हालांकि ये 30+ के दोनों हैं, लेकिन मैंने इनको कैंप में बुला के देखा कि भाई इनको मैं देखूं सही कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जी कोई 30 से प्लस है तो वो ये समझे कि जी उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 8 साल से 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में कि सिलेक्टर्स सारे लोग उनको जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जी थोड़े से अगर यंगस्टर्स जी सुलेमान बट का असल में सुलेमान बट पहला अपना सीजन खेल रहा है क्योंकि जी हम उसको सीजन खेलता हुआ देखना चाहते हैं। सीजन खेले, अल्लाह करे कि जी वो परफॉर्मेंस दे। बोर्ड ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी थी कि जी बिल्कुल ये सिलेक्टर्स के ऊपर है कि जी उसको सिलेक्ट करे, तो अगर वो परफॉर्मेंस देता है 4 डे में अच्छी तो हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे जहां भी अगर उसको हम समझेंगे कि जी उसकी जरूरत है। एक अजहर अली की कप्तानी पे बड़ी बात होती रही वनडे में जो मतलब वाइट वॉश किया वेस्ट इंडीज को, तो आप समझते हैं मतलब मुतमईन है कि उन्हीं को वनडे का कैप्टन रखना है? बड़ा एक चैलेंज है आपके सामने। देखिए बोर्ड ने ना ये वाली सिलेक्शन मुझे नहीं दी। कप्तान बोर्ड करता है, कप्तान बोर्ड जी। कराची के खुसूसी तौर पर आसिम कमाल को जाया कर दिया गया और उसको कब आप दोबारा टीम में ले रहे हैं? कहाँ से जाया कर जी 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 वनडे सीरीज खेलिए खुसूसी तौर पर एक तासुर ऐसा दिया जा रहा है जो पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेला वेस्ट इंडीज की टीम हुई। जी जी पर आप क्या कमेंट? अच्छा, मैं थोड़ी सी इस चीज से मुझे थोड़ा सा इस चीज से इख्तलाफ है कि जिससे वेस्ट इंडीज T20 जीता था ना, अगर डैरन समी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनल के बाद जो उसने इंटरव्यू दिया था ना, उसने उस टाइम भी इख्तलाफ बताए थे कि इनके बोर्ड के साथ इख्तलाफ हैं, तो उस टाइम तो वो वर्ल्ड चैंपियन हो गए थे। हम अपनी जीत को क्यों कह रहे हैं? अगर उनका कोई प्रॉब्लम है इससे हमारा तो कोई सरोकार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम बेहतरीन खेल रही है। T20 टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इससे पहले T20 टूर्नामेंट हुआ, जो हाईएस्ट रन मेकर था उसको आपने सिलेक्ट किया और ले गए उमर अकमल को, लेकिन जो हाईएस्ट विकेट टेकर था उसको इग्नोर कर दिया गया, वो सईद अजमल थे। इसने उसके बाद बोला ठीक है, हम शेखी साहब ने ट्वीट किया कि हम टेबल वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो आपके अब प्लान में नहीं है सईद अजमल हाईएस्ट विकेट टेकर T20 टूर्नामेंट? देखिए मैंने पहले भी एक चीज अर्ज की थी, मेरे पास ये कोई राइट नहीं है कि जी मैं किसी की क्रिकेट खत्म कर सकूं या किसी को वो कर सकूं, ये मेरे पास कोई राइट नहीं। जहां हमें ज़रूरत होगी जिस प्लेयर की, हम उसको वहां ज़रूर कंसीडर करेंगे। सईद अजमल ग्रेट बॉलर है, जिस टाइम उसके ऊपर उसको प्रॉब्लम हुई, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर था। वो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस और भी देगा तो डेफिनेटली अगर वो खेलना चाहता है, टीम में ज़रूरत होगी तो उसको ज़रूर खिलाएंगे।
तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। पहले कहा था कि हमारे पास कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं है, तो उसने प्रूव कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी देना कि जी 2 टीम सही खेल रही है, अगर जरूरत महसूस होगी तो मैंने कहा कि जिस प्लेयर की भी होगी हम उसको जरूर लेंगे। आपने पहले अनफिट खिलाड़ी को टीम के साथ भिजवा दिया था, अब खालिद रकीब टॉप परफॉर्मर है, जिसके लिए आपने कहा कि फिटनेस ठीक नहीं है, तो क्या जोड़ा में नहीं लगा? कौन सा अनफिट? देखिए पहली बात तो ये, देखिए अगर कोई आदमी अगर कहीं जाके अनफिट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो अनफिट गया है। किसी को इंजरी भी हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये जिस टाइम कोई भी प्लेयर जाता है ना, ये सारों के लिए मैं अगर नहीं किसी को, तो जिस टाइम भी कोई प्लेयर जाता है तो हम सिलेक्शन कमेटी जो हमारे एकेडमी में डॉक्टर्स हैं, फिजियो हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे पूरी रिपोर्ट लेते हैं। जिस टाइम वो क्लियर करते हैं तो फिर हम उसको भेजते हैं। अब किसी बॉलर के साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ कि जी वो यहाँ से गया, उस बेचारे को क्रैम्स आ गई या हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ गई, ये किसी के साथ भी आ सकता है, तो ये हो सकता है किसी के भी साथ। तो ऐसी नहीं है कि जी अनफिट प्लेयर भेज रहे हैं। उसके लिए कहा गया कि वो उसकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो वो तो टॉप परफॉर्मर है जी। असल में T20 में उसने परफॉर्मेंस दी है, तो T20 में उसको खिला रहे हैं, और यहाँ से इंग्लैंड भी इसी सिलेक्शन कमेटी ने भेजा था। कोई दोहरा बयान नहीं है कि जी किसी के लिए कुछ सोचते हैं, किसी के लिए कुछ सोचते हैं। आप परफॉर्मेंस अगर अच्छी देंगे और तो जाहिर है आपको जरूर कंसीडर किया जाएगा। जी ये आपसे सवाल है कि बाइज़त रुखसती की बात हो रही है खिलाड़ियों की, बहुत सारे खिलाड़ियों को बाइज़त तौर पर रुखसत नहीं किया, लेकिन आप 2007 में बीच में गैप आया, आपको 1 मैच खिलाया गया, 1 करोड़ रुपए दिए गए, बाइज़त रुखसती हुई आपकी, बल्ला हिलाते हुए आप गए, तो क्या आप नहीं समझते कि और दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा मौका मिलना चाहिए आपने दी और दूसरे खिलाड़ी? बोर्ड ने दिया था। देखिए कि जी वो मेरे साथ भी जो मामला किया था वो भी बोर्ड ने किया था, कि मैंने आपसे पहले भी किया है कि ये चीज़ मैं किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को फेयरवेल नहीं दे सकता, ये बोर्ड का है। अगर आप आफरीदी के हवाले से ये वाली बात कर रहे हैं, आफरीदी की नजम सेठी साहब से बात हुई है, तो वो इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि जी कोई इंशाल्लाह बेहतर चीज़ करेंगे। जब तक बॉलिंग एक्शन चेक नहीं कराते उस वक्त तक आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और जब अम्मार, वसीम, नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर आपके पास है, तो उसका फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए हफीज़ का ये है कि जी उसका एडवांटेज था, बिल्कुल ज़बरदस्त एडवांटेज था, क्योंकि अगर वो बॉलिंग करता था तो उसके लिए भी आसानी थी, टीम के लिए भी बहुत फ़ायदा था। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हफीज़ वापसी क्लियर हो जाए, बॉलिंग कर रहे, तो मेरे ख्याल में टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये सारे प्लेयर्स के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जी सारी चीज़ हमारा उस पर नहीं है, क्योंकि जी हम तो जो चीज़ हो रही है वो देख रहे हैं, हफीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है ये वाली चीज़। लेकिन एज ए चीफ सिलेक्टर आपसे तो सवाल ये कि जब वो बॉलिंग एक्शन चेक नहीं करा रहे, तो आप कंसीडर किसको कर रहे हैं? जो बॉलिंग कर रहे हैं उनको? नहीं, देखें असल में ये भी एक चीज़ है कि जी हम अपनी टीम की ज़रूरत को भी देखते हैं और फिर उस आदमी की परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, क्योंकि जी अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, एज ए बैट्समैन अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो एज ए बैट्समैन भी खेलता रहे। अभी अगर मैं मुतमईन होता तो इसमें अभी नाम नहीं है उसका, ठीक है। जुनेद के बारे में कहिए, जुनेद जो काफी दिन बर्दाश्त है, वो कह रहे हैं कि टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, तो क्या वजह है? वो छोड़ने की बातें कर रहे हैं, खास वजह है कि वो परफॉर्म नहीं किया था, कर रहा हूँ कि टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। उसको भी साइड मैच दिया है, ठीक है ना। सारों के पास किसी ना किसी दर्जे में अपॉर्चुनिटी है कि जी वो उसमें परफॉर्म करें। अब किसी ने अगर कोई जाना चाह रहा है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमारी उसमें कुछ नहीं है, उसको मौका दिया है, तो इंशाल्लाह अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जगह उसकी बनेगी, तो उसको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भाई कप्तान बनाना तो आपके इख्तियार में नहीं है, जैसे अजहर अली के हवाले से मैंने सवाल किया, लेकिन आप समझते हैं कि वनडे टीमों की जगह बनती है जब उमर अकमल, असद शफीक जैसे बैट्समैन बाहर बैठे हों, एक इनिंग्स में 0 रन हो, फिर 9, फिर सेंचुरी बन जाए, 4-5 मैचेस में एक मैच में स्कोर कर ले। मतलब इस 11 जो रुकनी जो स्क्वाड होती है वनडे की, फॉर्म टेम्परेरी है, यूनिफॉर्म की मिसाल। देखिए आपको ये लग रहा है कि जी इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन अजहर अली बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी टेस्ट मैच की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, वनडे में बड़ी अभी हालांकि इंग्लैंड में जो खेल रहा था वहाँ भी उसने 280 किए थे,
तो ऐसा प्लेयर है कि जी आप इतनी जल्दी जल्दी चेंजिंग नहीं कर सकते टीम को, मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी इतने बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो थोड़ा सा ज़रा आराम से कि जी इंशाल्लाह हम तवक्को करेंगे कि जी अभी सीरीज़ हम 3-0 से जीते हैं, आगे भी उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। जी भाई, अभी पाकिस्तान में जब इंग्लैंड भी गया तो नवाज और दोनों स्पिनर जो है वो टीम में थे, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना था। आप समझते हैं हमारे पास एक अजहर महमूद या रज़ान की तरह के जो मीडियम पेस का ऑलराउंडर जो हिट कर सके, उनकी कमी है, क्योंकि अभी आखिरी मैच में भी आपने देखा कि हम पावर रेटिंग नहीं कर सके। तो ये कई स्पॉट आप देखते हैं ये आमिर यामीन इंजी भाई एक मैच खेले थे, 62 रन किए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, 4 छक्के लगा, उसके बाद गोल मारे ये मेरे से पहले हो गया था ना, आपसे पहले हुआ था। नहीं देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है कि जिस समय 35 ओवर से लेके 50 ओवर तक का जो सा टाइम है, उसमें हमारे पास जिस तरह के पहले हमारे पास ऑलराउंडर्स थे या स्ट्रोक मेकर्स थे या जो बड़ी हिट मारने वाले प्लेयर्स थे, वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी जिस तरह ऑफ स्पिनर की बात हो रही थी, राइट आर्म लेग स्पिनर की बात हो रही थी, हमने ऑलराउंडर्स भी जो पाकिस्तान के हैं उसको भी एकेडमी में बुला के उसका भी कैंप लगा रहे हैं। हमें एहसास है कि इस चीज़ का कि हमारे पास 6 नंबर पे 7 नंबर पे ऐसे प्लेयर नहीं है जो बड़ी हिट मार सकें। तो हम भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि बास टाइम ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं होते, तो इंशाल्लाह अगर होंगे तो ज़रूर उनको चांस मिलेगा। के अंदर रखे में हमने अफसर और इंडिया हमारे साथ खेलना नहीं चाहता, क्या हम भी अब जवाबन मना कर दें कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेलना चाहता तो हम भी इंडिया के साथ नहीं खेलें? इसमें डिप्लोमेसी तो थोड़ी थी, जरा इसमें बात करें थोड़ी। ये बोर्ड का है, जाती रहे मैं इस पे देने आया हूँ। आपने क्या कि ये जो 14 है ये पहले टेस्ट के लिए है, तो बाकी 2 टेस्ट के लिए क्या यूनुस के अलावा दीगर प्लेयर्स जो भी ओवरलुक हुए वो भी कंसिडर होंगे या फिर यूनुस जी हो सकते हैं, बिल्कुल। देखना ये हमारी होम सीरीज है, हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, हमारी अपनी जरूरत पे है। अब जिस तरह हम 16 या 17 लोगों की टीम भेज सकते थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यहाँ से दूर है, लेकिन ये तो हमारी होम सीरीज है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उसको भेज देंगे। जी ये पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस किया, आपको बताएं। इंडिया वाले सवाल का जवाब दे दें। नहीं यार, वो सेंसिटिव बात है ना इंडिया की, सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक नहीं। ये बताइएगा कि सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं आपके। आप कहते हैं कि 120 टेस्ट मैचों का आपका तजुर्बा है और आप कहते हैं कि मैं कप्तानों के साथ जाना चाहता हूं, जिस तरह मैं अपनी बात सिलेक्शन कमेटी से मनवाता था। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि ये टेस्ट टीम के लिए आपने बाबर आजम का सिलेक्शन किया है। इंग्लैंड के दौरे में पूरे दौरे में रिजवान को खेलने का मौका नहीं मिला, इफ्तिखार को एक चांस मिला। अब आप ये कहते हैं कि हमने उनको कायद आज़म ट्रॉफी खेलने का मौका फराहम कर दिया है। तो बात दरअसल ये है कि जो बाकी लड़के मौजूद थे, क्या आपको सिलेक्शन गलत था या आप कप्तान के साथ जा रहे हैं? दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने 2 मैच इनिंग में 50 रन की परफॉर्मेंस पर हफीज को एक्स्ट्रा प्लेयर की हैसियत से पैटर्न 11 का मैच करा दिया, जबकि यहाँ पर 250 रन स्कोर किए थे खुर्रम मंजूर ने। तो इस सिलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि आपको मेरे 120 टेस्ट मैच का कोई मेरे नहीं खेले। 378 रन भी खेला। चलो ठीक है, आपने कहा ना कि जी आप कहते हैं 120 मैच के शायद मैंने नहीं खेल रखे भाई, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि देखिए हफीज की अगर आप बात कर रहे हैं, हफीज की पिछले 7 से 8 साल से वो पाकिस्तान का मुसलसल टीम का हिस्सा है, और शारजा में अगर किसी की परफॉर्मेंस देखी जाएगी ना पिछले 5-6 साल में, तो मेरे ख्याल में उसमें टॉप स्कोरर्स में उसकी परफॉर्मेंस है, और उसके पिछले साल का वनडे का भी पाकिस्तान का बेहतरीन स्कोरर्स में से एक है वो। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हो ना, उनका ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ता है आपको सारी चीज़ों का। और बाकी जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं भाई, सारे बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने तो पहले भी इस चीज़ का कहा है कि जी खुर्रम मंजूर ने 200 किया, बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हमारा बेंच, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी अच्छी होगी ना, जितने लड़के उसमें परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि जी जिस तरह खुर्रम ने परफॉर्मेंस दी है या फवाद ने परफॉर्मेंस दी है, स्टैंडर्ड को हाई किया है, तो पाकिस्तान टीम में भी अब जिसने रहना ना उसको भी अपने स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको ये ना समझेंगे कि जी किसी लड़के के साथ ज्यादती हो गई, किसी के साथ ये हो गया। अब बहुत सारे लड़के परफॉर्मेंस देते हैं,
लेकिन पाकिस्तान में 5 से 6 बैट्समैन ही खेलने होते हैं। बाबर आजम ने जो एक बड़ा स्केल है, जो बड़ी स्क्रीन है, उधर उसने परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में 3 प्लेयर आए हैं जिन्होंने ये वाला कारनामा अंजाम दिया है, और मेरा ये ख्याल है कोचेस का भी, कप्तान का भी, दूसरों का भी, कि उसमें पोटेंशियल है कि जी हमें उसको ग्रूम करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। जब आपने इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस की थी तो आपने बाबर आजम को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया था 4 डे क्रिकेट में, आपका कहना यह था कि 4 डे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए उनको 4 डे क्रिकेट में कंसिडर नहीं किया गया। अब उन्होंने कौन सी 4 डे क्रिकेट की? हाँ जी, आपके रिजवान को खेलने का मौका था, इफ्तिखार को, तो आपने उनको हटा के बाबर आजम को खड़ा कर दिया। एक आप अपने सवाल है ना सही तरीके से रखा करें। अच्छा, दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये है कि जी उसने बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाई है। मैं एज ए चीफ सिलेक्टर उससे मुतमईन हूँ कि मेरे ख्याल में कि जी उसे खेलना चाहिए, और हमने उसको 4 डे में भी मौका दिया था, इंग्लैंड बना के भेजा था कप्तान, तो मेरे ख्याल में कि जी इनफ है कि जी इस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है। देखिए अच्छी चीज है, नई चीज आ रही है, सारे ये सोच रहे कि देखें कि जी कैसा होता है, कि जी कामयाब होता है या नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कि जी अच्छा है कि टेस्ट मैच में जिस तरह लोग नहीं आते, ये शाम के टाइम मैचेस होंगे, तो अगर लोग आएंगे ग्राउंड में तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज होगी। अल्लाह करेगा कि जी ये जो सी नई चीज है टेस्ट क्रिकेट में आ रही है ये कामयाब हो, तो मैं तो खुद इस चीज को देखना चाहता हूँ। जिनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की तरह है कि 1-2 मैच अच्छे खेलने, फिर 8-10 मैच जो है वो डाउन चले जाते हैं, उनका भी है कि एक में परफॉर्म करके पाकिस्तान को बदतरीन रिकॉर्ड भी उनके हैं, फिर भी नवाजे जा रहे हैं। जैसी भी परफॉर्मेंस, अल्लाह करे कि जिस तरह आपने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरह है, तो पाकिस्तान तो पिछले 8 मैच जीत चुका है। तो सवाल ये है कि आप ये बता दीजिए कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, बड़ी अहम सीरीज है, इसके ऊपर भी फोकस है या एडॉक बेसिस के ऊपर? जी किस चीज की? श्योर असल। थैंक यू जी। बस कराची में चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 14 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने स्क्वाड का ऐलान किया। एक बार फिर से आपको बताएं कि इंजमामुल हक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना था कि मेरा किसी से कोई जाती मसला नहीं है, तमाम खिलाड़ी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। समी असलम, अजहर अली, असद शफीक, मोहम्मद नवाज और सरफराज अहमद इस टीम में शामिल होंगे जिसके स्क्वाड का आज ऐलान किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम से मुस्तकबिल में भी अच्छी उम्मीद है और अब भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने ये कहा कि जब मैं कप्तान था तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि टीम मेरी मर्जी से मुंतखब हो। आज पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट सीरीज के हवाले से।